नवरात्रि, माता की शक्ति। जब शहर में अपराध अपने चरम पर था और बड़े ही रहस्यमय तरीके से शहर की लड़कियां गायब हो रही थी, घबराने की बात ये थी कि इस तरह के किस्से उन दिनों बढ़ जाते थे जब कोई त्योहार आने वाला होता था। वहाँ के लोकल नेता ने अपने शहर की इज्जत बचाने के लिए डांडिया नाइट का आयोजन किया और सबको भरोसा दिलाया कि मेरे प्यारे शहरवासियों, नवरात्रि का त्योहार नाचने, गाने और एक साथ खुशियां बांटने का होता है। मैं आप सबको अब तक के सबसे बड़े इंडिया नाइट में आने और एंजॉय करने का निमंत्रण देता हूँ। शहर के लोगों को जब ये मालूम हुआ तो कई लड़कियों ने घर से बाहर निकलकर देवी के इस भव्य त्योहार को मनाने के बारे में सोचा। उन्हीं में से एक थी रिद्धि, जो अपनी 7 साल की बेटी नीति के साथ गुजरात की मशहूर डांडिया नाइट देखने का प्लान करती है। जब उसने ये बात अपनी बहन अर्चना को बताई, जो कि इसी शहर में रहती थी, तो उसने रिद्धि को साफ साफ मना कर दिया। देख रिद्धि, कई बार अंधविश्वास पर भी विश्वास करना पड़ता है। मैं नहीं जानती कि नवरात्रि पर क्या होता है, पर यह भी तो सच है ना कि जितनी बार भी इस शहर ने नवरात्रि खेलने का आयोजन किया, उतनी बार ही हमारे शहर की बच्चियां गायब हुई हैं। दीदी, मुझे नहीं मालूम क्या सच है, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर मैंने इस बार डांडिया नहीं खेला ना, तो शायद ये मौका मुझे फिर से ना मिल पाए। अपनी बहन के लाख समझाने पर भी रिद्धि नीति को लेकर शहर देखने के लिए निकल पड़ती है। रिद्धि ऑनलाइन टैक्सी बुक करती है और कुछ ही मिनटों में एक प्राइवेट टैक्सी उसके घर पहुंच जाती है। रिद्धि को ये देखकर बहुत ताज्जुब होता है कि कोई लाल रंग की टैक्सी क्यों रखेगा। मैंने कभी लाल रंग की टैक्सी नहीं देखी। क्या ये कोई पर्सनल गाड़ी है? मैडम, हमारे साहब को लाल रंग से बड़ा प्यार है। उनका मानना है कि ये रंग भीड़ में भी अच्छे से दिखता है। रिद्धि नीति के साथ पूरे शहर की सजावट में जैसे खो सी जाती है। कहीं चमचमाती लाइट्स लगी थी, कहीं दुकानों में गाने चल रहे थे और भीड़ इतनी कि कोई भी खो जाए। रात भर घूमने के बाद रिद्धि वापस अपनी दीदी के घर आ जाती है। रिद्धि, क्या तुमने टाइम नहीं देखा? रात के 11 बज रहे हैं और तुम इतनी लेट वापस आ रही हो। मैंने तुम्हें मना किया था ना। रिद्धि अब भी अर्चना से बात कर रही होती है कि तभी नीति के चिल्लाने की आवाज आती है और दोनों बहनें जैसे ही कमरे में पहुंचती हैं, तो वो नीति को खिड़की खोलकर बाहर झांकते हुए देखकर घबरा जाती हैं। नीति, बेटा क्या हुआ? तुम ये खिड़की खोलकर क्यों बैठी हुई हो? नीति कांपते हाथों से दीवार पर टंगे देवी दुर्गा और महिषासुर की फोटो की ओर इशारा करती हुई कहती है, वो था। रिद्धि इस बात को मानने को तैयार नहीं होती, पर अर्चना को ये बात समझ आ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। अर्चना जैसे बौखला उठती है और रिद्धि पर चिल्लाने लगती है, देख लिया रिद्धि, तुम्हारी एक गलती की वजह से उस राक्षस को हमारे घर के बारे में पता चल गया है। दीदी, आप तो यूं ही घबरा रही हो, बच्ची है, शायद कोई भ्रम हुआ होगा। वो दोनों काफी देर तक बात करते रहे और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आधी रात पार होने पर रिद्धि को खिड़की से अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई खिड़की पर कुछ मार रहा था। रिद्धि जल्दी से खिड़की खोलकर देखती है और उसके पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। वहां कोई तो था जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। सर पर 2 काफी बड़े बड़े सींग थे और वो रिद्धि को देखकर गुर्रा रहा था। रिद्धि ये देखकर उसे पकड़ने के लिए सीधा बाहर की तरफ भागी, पर वहां पहुंचने पर उसे वहां कोई भी नहीं दिखा। क्या वो कोई छलावा था? नहीं, जरूर कोई जानवर होगा। रिद्धि जैसे ही वापस अपने कमरे में पहुंचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। नीति वहां से गायब हो चुकी थी। रिद्धि पागलों की तरह नीति को पूरे घर में ढूंढने लगती है, पर रिद्धि को नीति का कहीं भी कोई निशान नहीं मिलता। कई घंटे बीतने के बाद भी नीति के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता और रिद्धि टेंशन में बस इधर उधर चक्कर लगाती रहती है। तभी उसकी नजर खिड़की से नीचे उसी जगह पर जाती है जहां उसने वो सींगों वाला शख्स देखा था।
रिद्धि को वहां कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है और वो जैसे ही उस जगह पर पहुंचती है तो उसे वहां एक मास्क का टूटा हुआ हिस्सा पड़ा मिलता है। ना जाने मेरी बच्ची किस हालत में होगी। नहीं, मैं और समय बर्बाद नहीं कर सकती। रिद्धि अब और कमजोर नहीं पड़ सकती थी। वो शहर में अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ती है। वो सभी दुकानों, बाजारों और मंडप में जाती है, पर रिद्धि को किसी भी तरह से कोई मदद नहीं मिल पाती। ना जाने मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। कहीं मेरी बच्ची के साथ किसी ने कुछ गलत किया तो। रिद्धि अब भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। तभी वहां से वही टैक्सी वाला निकलता है। रिद्धि बिना समय गवाए सीधा उसके पास पहुंचती है और उससे मदद मांगने लगती है। क्या तुमने मेरी बच्ची को देखा है? ना जाने वो कहाँ चली गई है। आप हो कौन मैडम? मैं आपको नहीं जानता। ड्राइवर के रिद्धि को ना पहचानने पर रिद्धि के होश ही उड़ जाते हैं। इतना बोलते ही ड्राइवर अपने लाल टैक्सी में बैठकर निकल जाता है। रिद्धि अभी ये समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। रिद्धि एक दूसरी टैक्सी लेकर ड्राइवर का पीछा करने लगती है। कुछ देर उसका पीछा करने के बाद रिद्धि को वो लाल टैक्सी एक भव्य मंडप के बाहर खड़ी मिलती है। रिद्धि अपने बैग से वो मास्क का टूटा टुकड़ा निकालती है। तभी उसकी नजर स्टेज पर बैठे नेताजी पर पड़ती है और वो देखती है कि उसके पीछे वही ड्राइवर खड़ा था। रिद्धि ये देखकर जैसे अपना आपा खो बैठती है और सीधा स्टेज की तरफ भागती है। फिर वो उस ड्राइवर का गला पकड़कर उससे सवाल करती है। कहाँ है मेरी बेटी? तूने उसके साथ क्या किया है? माहौल को बिगड़ता हुआ देख नेताजी रिद्धि को पंडाल के पीछे ले जाते हैं। तुमने इतना शोर क्यों मचा रखा है? जानती नहीं हो क्या इस कार्यक्रम को कराने के लिए मेरी कितनी मेहनत लगी है? और तुम्हारे इस रोने धोने से सब लोगों पर क्या असर पड़ेगा इसका अंदाजा भी है तुम्हें? मुझे मेरी बेटी नीति चाहिए, और हो ना हो और इस सब के पीछे जरूर इस ड्राइवर का हाथ है। रिद्धि रोते हुए नेताजी को सारा किस्सा बताती है। तुम फिक्र मत करो, उस दरिंदे को मैं खुद तुम्हारे साथ ढूंढूंगा। अचानक पीछे से दो हाथ आकर रिद्धि के चेहरे पर काला कपड़ा डाल देते हैं। जैसे ही उसके चेहरे से वो कपड़ा हटाया जाता है तो अपने सामने का मंजर देखकर रिद्धि के होश उड़ जाते हैं। वो एक टूटी फूटी बिल्डिंग में थी जहां देवी की टूटी फूटी मूर्तियां रखी हुई थी और चारों तरफ बस मशालें जल रही थी। जमीन पर काले जादू के निशान और एक कोने में बच्चों के कपड़ों का मीनार लगा हुआ था। रिद्धि मदद के लिए चिल्ला ही रही होती है कि तभी सींगों वाला डरावना मास्क पहने एक आदमी नीति को अपनी गोद में उठाए एक कमरे से निकलता है। क्यों री, तू इसे ही ढूंढ रही थी ना? देख, ये तो बिल्कुल ठीक है। प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आज की रात मुझे आखिरी बलि देनी है और फिर मैं उन सभी शक्तियों को पालूंगा जिसके बारे में बस कल्पना ही की जा सकती है। रिद्धि अपनी पूरी जान लगाकर खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उसकी कोशिशें बस नाकाम ही हो रही थी। मास्क लगाए वो आदमी नीति को फर्श पर लेटाकर उसके आसपास पेट्रोल से एक गोला बनाकर उसमें आग लगा देता है और फिर वो अजीब से मंत्र पढ़ने लगता है। तभी रिद्धि की नजर उसके साथ रखी मूर्तियों पर जाती है। हाथ में लगे त्रिशूल से अपनी रस्सियां काट देती है। अब रिद्धि में जैसे अजीब सी शक्तियां आ गई थी और वो जैसे तैसे उस त्रिशूल को पकड़े अपनी बच्ची को बचाने के लिए दौड़ती है। रिद्धि पेट्रोल की बोतल को उस नकाबपोश पर फोड़ डालती है और आग के करीब होने के कारण वो झुलसने लगता है। रिद्धि जैसे ही उस नकाबपोश का नकाब निकालती है तो उस आदमी का चेहरा देखकर उसके पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। तुझे क्या लगता है, तूने मुझे रोक दिया तो क्या ये सिलसिला रुक जाएगा?
अरे मैं नहीं तो कोई और आएगा। जब तक भगवान में विश्वास रखने वाले जिंदा हैं, तब तक शैतान भी जिंदा रहेगा। शैतान की हंसी जैसे रिद्धि के कानों को चीर रही थी। रिद्धि से ये हंसी बर्दाश्त नहीं हो सकी और उसने नेता के सीने में त्रिशूल गाड़कर उसे वहीं मार डाला। दोस्तों, जहां भगवान वहां शैतान भी जरूर होता है। पर कहते हैं ना, अंधेरा कितना भी काला क्यों ना हो, एक हल्की सी रोशनी ही उसे खत्म करने के लिए काफी होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी को महाकार्टून टीवी की ओर से नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।